गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी एमटीपी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर्ड हैं लाइक टाइम ऑफ सप्लाई, इनवॉइस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, सेक्शन 7, रजिस्ट्रेशन और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये इकोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन है और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने क्वेश्चन अब तक ये रीड नहीं किया है तो पहले प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार ये पूरा क्वेश्चन आप खुद से रीड कर लें सो दैट क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम समझ में आ जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Ecotech Solution Private Limited is engaged in manufacturing and supply of energy products and solutions across multiple states in India. The company manufactures solar panels and also imports certain category of solar panels as per the customer orders. Okay. The company also provides installation services, maintenance contracts of its products. The company received an advance payment for bulk order of goods, okay, in March 2024, but the delivery was completed in May 24. The amount of advance received by the company was 1 crore. तो ये पढ़ के तो मुझे अभी तक ये समझ आ रहा है कि इसको जो एडवांस अभी रिसीव हुआ है वो गुड्स के केस में रिसीव हुआ है। एडवांस अगर गुड्स पे रिसीव होता है तो हम सबको पता है कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है जब उसकी इनवॉइस इशू की जाती है, ना कि एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ दैट पेमेंट। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगर कुछ इससे मिलता जुलता होगा तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2024 द कंपनी सोल्ड गुड्स 5 करोड़, सर्विसेज 1 करोड़, द गुड्स वर्थ 1 crore sold under multiple invoices were returned, okay, by the customer due to defective quality in the month of March, which were originally sold by the company in January 24. इसका मतलब 24 में, जनवरी के महीने में इन्होंने कुछ सेल्स किया था, उसका सेल रिटर्न आपको मार्च में आया है। तो मार्च में अगर मैं देखूं तो मार्च में इसकी सप्लाई जो हुई है वो गुड्स की, सर्विस की एंड कुछ सेल रिटर्न हुई है इसकी। तो गुड्स अभी हमने देखा 5 करोड़ है और सर्विसेज इसको 1 करोड़ की इसने प्रोवाइड की है और सेल रिटर्न आपका 1 करोड़ हुआ है सेम मंथ में। तो अगर इसकी सप्लाई देखें तो 5 CR होगा। ओके, द कंपनी इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ 5 lakhs ऑन रिपेयर ऑफ द रिटर्न गुड्स। मीन्स जो यहाँ पे सेल रिटर्न हुआ था उस पर कंपनी ने अपना खुद का एक्सपेंस किया 5 लाख रुपीज का, उसको दोबारा से रीसेल करने के लिए। ओके, further the customer who returned the goods issued an invoice to Gujarat unit of the company of 1 lakh for the expenses related to the return of goods. जो कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न किया था उन्होंने गुजरात यूनिट में रिटर्न किया था और उन्होंने गुजरात यूनिट को एक एक्सपेंस इनवॉइस दिया जिसमें 1 लाख रुपीज का अमाउंट था, जिसने रिलेटेड था अपने रिटर्न ऑफ गुड्स से। were initially sold by the Gujarat unit of the company, but the same were returned of the Maharashtra unit of the company and subsequently moved by the company registered in the both states, that is Gujarat and Maharashtra. तो ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने अभी रीड किया ना, इसकी समरी मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई है, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। ESPL है कंपनी का नाम, उसको एडवांस रिसीव हुआ था गुड्स पे मार्च में, लेकिन डिलीवरी जानी थी मई में। मार्च में सप्लाई हुई थी गुड्स की, सर्विस की, सेल रिटर्न क्वालिटी डिफेक्टिव था, 5 करोड़ रुपीज का हमारी सप्लाई आई थी। कंपनी ने सेल रिटर्न पे कुछ एक्सपेंसेस किए 5 लाख रुपीज के, ताकि उसको दोबारा सेल कर सके। जिन कस्टमर्स ने सेल रिटर्न किया था उन्होंने कंपनी को 1 लाख रुपीज का एक्सपेंस इनवॉइस दिया, जिसमें नीचे वाले पैराग्राफ में जो हमने इतना लंबा पढ़ा उसमें था कि गुजरात से सेल हुआ था लेकिन रिटर्न जो है वो महाराष्ट्र में आया और फिर महाराष्ट्र से गुजरात को रीसेल होगा। ये पूरी क्वेश्चन की कहानी थी। अब हम इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम टैक्स विल बी पेबल इन रिलेशन टू एडवांस रिसीव्ड। अभी मैंने डिस्कस किया था, इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट बना रखा है ताकि आपको सिर्फ गुड्स के नहीं सर्विसेज के भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप मुझे सुन भी सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस के केस में गुड्स और सर्विस के लिए दोनों अलग अलग क्राइटेरिया होता है। अगर गुड्स के केस में हमको एडवांस मिलता है तो कोई भी GST पेबल नहीं होता है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ एडवांस। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 ये बोलती है कि लाइबिलिटी जो होगी अराइजेज ओनली एट द टाइम ऑफ इशूइंग इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑफ विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सर्विस के केस में क्या होता है,
सर्विस के केस में सिंपल है, जीएसटी पेबल होगा एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, बस बदले में आपको एक रिसिप्ट वाउचर इशू करना होता है। और लाइबिलिटी कब अराइजेज होती है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गुड्स का केस था, लेकिन अगर किसी फ्यूचर क्वेश्चन में आपको सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप यहीं से उसका डाउट क्लियर कर लें। ओके, तो लाइबिलिटी अराइजेज एट द अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो दोनों में से जो भी पहले होगा उसी टाइम आपको आपकी सर्विस की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो अब हम इसके ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। The tax is payable at the time of receipt of advance? No. The tax is payable at the time of supply of goods? Okay. 50% of is payable at the time? No. Tax is payable at the time of issuance of receipt voucher. तो रिसिप्ट वाउचर तो क्लियर है कि जब सर्विस का केस होता है तभी रिसिप्ट वाउचर जाता है, तो हमें सबसे बेस्ट जो आंसर लग रहा है बी ऑप्शन लग रहा है, द टैक्स इज पेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड क्वेश्चन बढ़ता है, द टोटल अमाउंट ऑफ सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, ये तो हमने पहले ही निकाला हुआ था ऊपर क्वेश्चन में, 5 CR, तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट इन रिलेशन टू द रिटर्न गुड्स ऑफ वैल्यू 1 करोड़। ओके, इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी क्रेडिट नोट का, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट से रिलेटेड मैंने नोट यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, देखिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे सुन भी सकते हैं। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट बेसिकली इशूड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स लायबिलिटी। इनके सप्लायर ने हमें ज़्यादा टैक्स लगा दिया, ज़्यादा वैल्यू देती, फिर बाद में पता चला कि अरे हमने तो ज़्यादा वैल्यू कस्टमर से चार्ज कर लिया, अब हमको उनसे वापस उनको करना पड़ेगा, तो उस केस में हमको क्रेडिट नोट इशू करते हैं सप्लायर। तो इशूड इन केस में क्या क्या मैंने जो बोला, सेल्स रिटर्न भी हो सकती है, पोस्ट सेल डिस्काउंट्स, ओवर इनवॉइसिंग, ये कुछ केसेस मैंने लिखे हैं सो दैट आपको थोड़ा सा याद रहे ये चीज़ें। अब सेक्शन 34 में हमने पढ़ा था, अ सप्लायर हैज एन ऑप्शन टू इशू अ सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। बहुत सारी इनवॉइसेस के बदले उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सिंगल क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, ये ना ही मैंडेटरी है, ये बस एक ऑप्शन है कि चाहे तो सिंगल करे, चाहे तो वो अलग अलग भी कर सकता है। तो ये थर्ड का नोट यही था। अब थर्ड क्वेश्चन एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इशू सिंगल क्रेडिट नोट अगेंस्ट मल्टीपल इनवॉइसेस। फर्स्ट आंसर ये मुझे तो ठीक लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैंडेटरी नहीं है, द कंपनी कैन नॉट इशू, ऐसा नहीं है, द कंपनी कैन इशू अ कमर्शियल क्रेडिट नोट, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन केस ऑफ रिटर्न गुड्स आर सोल्ड बाय द कंपनी टू कस्टमर्स अदर देन द रिलेटेड पार्टीज, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स अंडर जीएसटी शैल बी। ओके, रिलेटेड पार्टी अगर नहीं होते हैं तो अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो ट्रांजैक्शनल वैल्यू का, क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4, सेक्शन 15 में हमने ये पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होती है वो हमेशा ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है, जिसमें दो कंडीशंस होती हैं कि सप्लायर और बायर रिलेटेड नहीं होने चाहिए और जो प्राइस होता है वो सोल कंसिडरेशन होता है। तो जो हम वैल्यू लेंगे दैट विल बी द ट्रांजैक्शनल वैल्यू, दैट इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, करेक्ट। तो एक बार अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। तो साफ साफ डी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है ट्रांजैक्शनल वैल्यू सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड सेक्शन 15(2) ऑफ द CGST एक्ट। Okay, I hope it is clear. Which of the following option is correct in relation to the invoice of 1 lakh issued by the customer of expenses? अभी हमने बात किया था ना कि 1 लाख रुपीज का एक्सपेंसेस उसने दिया यहाँ पे, तो कंपनी के लिए खर्चा है, ये अपने P&L में बुक करे, फिर उसके बाद ITC ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। कंपनी shall be eligible to avail full ITC. Yes, this is correct. Shall not be allowed, not be allowed, shall be allowed to claim only if it has only credit note. No. तो ए विल बी द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। While moving the goods from महाराष्ट्र यूनिट टू गुजरात यूनिट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब माल जाता है, गुड्स सप्लाई होते हैं, गुड्स ट्रांसफर होते हैं, तो उसको हम सप्लाई मानते हैं। अगर आपने सेक्शन 7 पढ़ा हो, शेड्यूल 1 की कंडीशंस देखी थी, तो विदाउट कंसिडरेशन भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर सामान मीन्स गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो वहां पे भी उसको सप्लाई मान लिया जाता है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, राइट। तो इसके लिए अगर ये सप्लाई है तो हमको एक न्यू टैक्स इनवॉइस भी जनरेट करना पड़ता है, तो डिलीवरी चलान तो नहीं होने वाला। इनवॉइस बाय महाराष्ट्र यूनिट टू, ठीक है, रिटर्निंग कस्टमर ओरिजिनल इनवॉइस इशूड इन जनवरी 2024, क्या ये वैलिड रहेगा उस ट्रांसफर में? नहीं, ये नहीं रहेगा। अगर अब वो सप्लाई बन गई है तो आपको नेक्स्ट एक अलग से फ्रेश बिल बनाना पड़ेगा,
बी ऑप्शन पढ़ते हैं, इनवॉइस इशूड बाय रिटर्निंग कस्टमर टू द गुजरात यूनिट, ये कैसे वैलिड होगा इसमें? नो, तो सी विल बी द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, मिस्टर जम्बूलाल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस एंड मेक्स फॉलोइंग सप्लाईज इन द फर्स्ट मंथ। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ना कुछ बेसिक सी 2 कंडीशंस याद रखिए अपने, या तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाए या फिर वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ जाए। पहले आप ये चेक करा करिए, फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड में जाएंगे ऑलवेज। तो अब इस पे चलते हैं। उसने 17 लाख का इंट्रा किया, 1 लाख का एग्जाम्प्टेड गुड्स किया और इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया 1 लाख का। तो भाई इंटर स्टेट कर दिया तो अब तो आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आ गए। अब आपका थ्रेशोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इज नॉट लाइबल, इज लाइबल, नॉट लाइबल, लाइबल। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट की बात है और यहाँ पे इंटर स्टेट की, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सिम्मो सिंगर रेजिडेंट ऑफ पंजाब, पंजाब के रेजिडेंट ने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पस के लिए एक फैमिली को दी जिसकी पर एनम जो रेंट आएगा वो था 72 लाख रुपीस। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, अगर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी रेजिडेंट ने अनरजिस्टर्ड ने किसी अनरजिस्टर्ड को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो भाई ये पूरा एग्जाम्प्ट है, इस पे कोई ना जीएसटी और किसी की कोई बात नहीं। इसमें सीधे लिख दीजिए नो सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग इज प्रॉपरली एग्जाम्प्ट। ओके, तो बी विल बी द राइट आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन रीड करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और अपने डाउट्स भी पूछ लेना। हमारी जीएसटी एमसीक्यू सीरीज़ का अगला पार्ट जल्द आएगा, इसलिए इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।